परछाई। सुहानी युवराज की उन गहरी आंखों के एक्सप्रेशन को समझ जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है। जब युवराज कन्विंस हो जाता है कि आगे सुहानी कुछ भी नहीं कहने वाली है, तब वो सुहानी के होठों से अपनी उंगली हटा लेता है और उससे दूर होते हुए वापस अपनी सीट पर आ जाता है। युवराज फिर से अपना सीट बेल्ट लगाता है और कार आगे बढ़ा देता है। सुहानी युवराज को हैरानी से देखने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज उसे कुछ कहने क्यों नहीं दे रहा है। कार स्टार्ट होते ही युवराज अपना फोन बाहर निकालता है और एक नंबर डायल करता है। सामने से कॉल रिसीव होते ही युवराज कहता है, राघव, हम अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम जहां भी हो वहीं पहुंचो। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। कुछ ही देर में युवराज राघव के घर के बाहर अपनी कार रोक लेता है। सुहानी अभी भी थोड़े शॉक में थी। कार रोकते ही युवराज कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ आकर सुहानी की साइड का दरवाजा खोल देता है। इससे पहले सुहानी खुद कुछ करती युवराज उसके पास जाकर उसका सीट बेल्ट निकालता है और उसका हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से राघव के घर के अंदर चला जाता है। युवराज का चेहरा अभी बिल्कुल सीरियस था। पूरे रास्ते ना उसने एक शब्द कहा था और ना सुहानी ने। युवराज सुहानी को लेकर राघव के घर के लिविंग एरिया में आता है। उन दोनों के अंदर आते ही राघव जो वहां बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और क्यूरियस होकर युवराज से कहता है, क्या बात है युवराज, तुमने मुझे इतनी जल्दी घर पहुंचने के लिए क्यों कहा? युवराज राघव की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। वहां वो सुहानी के कंधों को पकड़कर कहता है, क्या वो वहीं पर है? सुहानी युवराज से घबराते हुए कहती है, हाँ शायद वो वहीं कहीं है। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, लेकिन आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? हम तभी जाकर उसे ढूंढ सकते थे ना। राघव वहीं युवराज और सुहानी के पास ही खड़ा था और उसे उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो चिढ़ते हुए युवराज से कहता है, तुम मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? कौन सी चीज कहाँ है? युवराज सुहानी को ही देखते हुए राघव को जवाब देता है, वो कलश जिसमें मृदुला की अस्थियां हैं। राघव भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो युवराज और सुहानी के पास जाकर कहता है, इसका मतलब तुम लोगों को वो दूसरा कलश मिल गया। कहाँ है वो? युवराज कहता है, शहर के दूसरे हिस्से के जंगल वाले रास्ते में। राघव कहता है, लेकिन तुम लोग वहां क्या करने गए थे? युवराज कहता है, मेन रोड पर ट्रैफिक था तो मैंने वो रूट लिया था। युवराज की बात पूरी होते ही सुहानी कहती है, युवराज सर, आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? युवराज सुहानी से कहता है, मैं हमेशा से उस साए की मौजूदगी अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जब से उस साए ने मुझे उस कतार से मारा है, उसके बाद से मैंने उसे अपने आसपास महसूस नहीं किया है। इसका मतलब या तो वो कई दिनों से मेरे आसपास नहीं है या फिर मैं अब उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो साया उस वक्त हमारे आसपास ही रहा हो, इसलिए मैंने तुम्हें वहां कुछ भी कहने से रोक दिया। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी कहती है, तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? राघव सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें उस पत्थर के बारे में बताया था ना, उसकी वजह से वो इस घर में नहीं आ सकती। युवराज फिर से राघव की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, सुहानी, वो कलश एग्जैक्टली कहाँ है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बस उस कलश के आसपास होने का एहसास हुआ। उसके पास होने का एहसास बहुत डरावना था। मुझे ऐसा लगा जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। उस कलश को ढूंढने के लिए हमें फिर से वहीं जाना होगा। राघव कहता है, तो ठीक है, चलो हम फिर से वहीं चलते हैं। युवराज कहता है, तुम नहीं, सुहानी को मैं वहां लेकर जाऊंगा। अगर उस साए को थोड़ा भी अंदाजा हो गया कि सुहानी उसके साथ क्या कर सकती है तो हम सुहानी को उससे नहीं बचा पाएंगे। कल सुबह हम वहां फिर से जाएंगे। सुहानी परेशान होकर कहती है, लेकिन युवराज सर, अगर हमने वो कलश बाहर निकाल लिया तो मृदुला पापा और विवेक के पेरेंट्स की तरह हमें भी मारने की कोशिश करेगी। उस कलश के बाहर निकलते ही उसे पता चल जाएगा और वो अपनी अस्थियों को हमसे लेने आ जाएगी। युवराज संजीदगी के साथ कहता है, मैं जानता हूँ, इसलिए हम अभी सिर्फ उस कलश को ढूंढेंगे। जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि उसका करना क्या है, तब तक ना हम उसे बाहर निकलेंगे और ना ही इस घर के बाहर उस बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। युवराज फिर से सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सुहानी, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। राघव भी युवराज की बात से सहमत होता है और आगे कुछ नहीं कहता। इधर अर्नव के घर में समायरा बेड पर लेटी हुई थी और अर्नव उसी कमरे में डेस्क पर कुछ फाइल्स देख रहा था। फाइल्स देखते हुए अर्नव बीच बीच में समायरा को भी देख रहा था। वो बस समायरा के होश में आने का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर बाद अर्नव समायरा के चेहरे पर कुछ हरकत नोटिस करता है। ये देखते ही वो तुरंत समायरा के पास चला जाता है। अर्नव को डर था कि होश में आते ही समायरा फिर से भागने की कोशिश ना करे। अर्नव के वहां पहुंचते ही समायरा की आंखें खुल जाती है और वो हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। समायरा देखती है कि वो एक अनजान जगह में बेड पर लेटी है और फिर उसकी नज़र अर्नव पर जाती है। अर्नव को देखकर समायरा को तसल्ली होती है, क्योंकि वो अर्नव को पहले से जानती थी और उसे पता था कि अर्नव एक काबिल ऑफिसर होने के साथ एक बहुत अच्छा इंसान है। अर्नव को देखते हुए समायरा को कल रात की अपनी हरकत याद आती है और उसे ये भी याद आ जाता है कि अब उसकी मां नहीं रही। ये याद आते ही समायरा के आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। समायरा को इस हालत में रोते देखकर अर्नव को जहां उसके लिए बुरा लगता है वहीं वो कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन इस वक्त उसे समायरा से कोई भी सवाल करना सही नहीं लगता। अर्नव पास रखे अपने रुमाल से समायरा के आंसू पोंछता है। अर्नव का ये जेस्चर समायरा के लिए बिल्कुल नया था। इससे पहले कभी किसी ने ना उससे हमदर्दी जताई थी, ना ही कभी उसके आंसू पोंछे थे। समायरा अपने बेड से उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर अर्नव उससे कहता है, समायरा अभी तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी में काफ़ी वीकनेस है। समायरा अर्नव की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर अर्नव उठने में समायरा की मदद करने लगता है। अर्नव उसे बेड पर बैठाकर उसके पीछे पिलो लगा देता है, जिससे समायरा को बैठने में कोई तकलीफ ना हो। समायरा अभी रात से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। वो बिल्कुल शांत और उदास थी। अर्नव को समायरा को इस तरह से उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अर्नव समायरा का ध्यान बटाने के लिए कहता है, अब कैसा फील कर रही हो? समायरा अर्नव को देखते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? अर्नव कहता है, तुम पर किसी ने अटैक किया था और तुम कोमा में चली गई थी। हॉस्पिटल में तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। युवराज ने पहले ही अर्नव को अपने बारे में समायरा से कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए अर्नव समायरा को नहीं बताता कि युवराज उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समायरा अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? अर्नव कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। उसे खुद भी समायरा के उस सवाल का जवाब नहीं पता था। वो तो बस समायरा को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह वो खुद नहीं जानता था। अर्नव बहाना बनाते हुए कहता है, तुमने मेरी कई बार मदद की है, अब जब मेरी बारी आई है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? अर्नव का ये जवाब सुनकर कुछ पलों के लिए समायरा उसे बस देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा। समायरा के ऐसा कहते ही अर्नव उस पर अपना हाथ जमाते हुए कहता है, नहीं समायरा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। समायरा अर्नव को गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम रोकोगे मुझे? अर्नव बहुत पोलाइटली कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, मेरे साथ रहो। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी यहाँ से चले जाना। समायरा को अर्नव की उसके लिए फिक्र पिघला रही थी। वो अपना ध्यान बटाते हुए अर्नव से कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। अर्नव सहज होकर कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के हर बार मेरी मदद की है। तुम एक अच्छी इंसान हो और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अर्नव का हर जवाब समायरा को हैरान करता जा रहा था। वो बस ब्लैंक होकर अर्नव को देखने लगती है। अर्नव समायरा का वो साइड देख पा रहा था जो अब तक खुद समायरा ने नहीं देखा था। वो अर्नव को मना नहीं कर पाती है और उससे कहती है, ठीक है, मैं कुछ दिनों तक इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर अर्नव की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी समायरा के सामने जाहिर नहीं करता। इधर निशा विवेक के साथ उसके कमरे में बैठे हुए उस ट्रांसलेटर के ईमेल का वेट कर रही थी। तभी विवेक का फ़ोन बजता है। विवेक अपना फ़ोन देखते ही कहता है, निशा, वो ईमेल आ गया। ये सुनते ही निशा विवेक के पास आकर बैठ जाती है और उसके मोबाइल स्क्रीन को देखने लगती है। विवेक वो ईमेल ओपन करता है और उस लास्ट पेज को पढ़ना शुरू करता है। विवेक ईमेल को पढ़ते हुए कहता है, उस अघोरी बाबा ने मुझे ये भी बताया था कि मृदुला की आत्मा इंसानी शरीर धारण करने में सक्षम है। भले ही उसका शरीर जल चुका है, लेकिन वो इंसानों के बीच इंसानों की तरह ही अपने उसी रूप में रह सकती है। मुझे नहीं पता कि मेरी लिखी ये पांडुलिपि कभी किताब बन पाएगी या नहीं, लेकिन अगर किसी ने मृदुला के बारे में जानने के लिए इसे ढूंढ लिया है तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मृदुला की पहचान कैसे की जा सकती है। मृदुला जब जिंदा थी तो उसने अपने दाहिने हाथ पर मेरा नाम गुदवाया था।
अगर वो फिर से आज़ाद होकर अपने उसी रूप में रह रही है तो अब भी उसके हाथ पर मेरा नाम लिखा होगा। उस पेज को पूरा पढ़ने के बाद विवेक निशा की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये बात है जो युवराज सर हमसे छुपाना चाहते हैं। निशा कहती है, लेकिन वो हमसे ये बात क्यों छुपाना चाहते हैं? विवेक कहता है, मैंने कहा ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जानते हैं कि ये बात जानकर हम मृदुला को ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। निशा युवराज पर शक करते हुए कहती है, एक और भी वजह हो सकती है हमसे ये बात छुपाने की। विवेक क्यूरियस होकर कहता है, और क्या वजह हो सकती है? निशा कहती है, हो सकता है कि युवराज सर जान गए हो कि मृदुला किस रूप में रह रही है। निशा का जवाब सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी को लेकर घर आ जाता है। युवराज कार पार्क करके सुहानी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर जाता है। जब से सुहानी को उस कलश के बारे में पता चला था तब से वो बिल्कुल खोई खोई सी लग रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट युवराज साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए वो सुहानी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। युवराज सुहानी को उसके बेड पर बैठाता है और पानी का एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाता है। सुहानी युवराज के हाथों से वो ग्लास लेकर पानी पीती है और वहीं खामोश बैठी रहती है। युवराज सुहानी के पास बैठ जाता है और कहता है, तुम ठीक हो? युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी का ध्यान टूटता है। वो युवराज को कुछ अलग ही नज़रों से देखती है। वो युवराज को बताना चाहती थी कि जब उसे उस कलश की मौजूदगी का पता चला, उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो मृदुला की मौजूदगी अपने पास महसूस कर रही थी। ऐसी घबराहट उसे इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन सुहानी नहीं जानती थी कि अब उसे युवराज से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। युवराज तो अब उसकी आंखें पड़ने लगा था। सुहानी की आंखों में देखकर युवराज उसके अंदर का डर, बेचैनी और घबराहट साफ देख पा रहा था। युवराज उस बेड से उठ जाता है और सुहानी का हाथ पकड़कर उसे भी उठा देता है। सुहानी समझ नहीं रही थी कि युवराज क्या करना चाहता है। इससे पहले सुहानी कुछ कह पाती युवराज आगे बढ़कर उसे टाइटली हग कर लेता है। सुहानी को हग किए हुए युवराज उससे कहता है, परेशान मत हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहानी की आंखें नम हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप उससे आज़ाद हो जाओ और हमेशा सेफ रहो। आपकी ज़िंदगी के सामने मेरे लिए मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं बस आपको उससे बचाना चाहती हूं और ऐसा करने में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे मंजूर है। रात के 12 बज रहे थे। दीवान विला में इस वक्त सभी सो चुके थे। युवराज भी गहरी नींद में सो रहा था। इस वक्त उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी खिड़की से वो साया अंदर आता है। इस बार उस साये के आने से युवराज अपनी नींद से नहीं जागता बल्कि आराम से अपने बेड पर सोया रहता है। वो साया युवराज से कुछ ऊपर हवा में इस तरह से आ जाता है कि युवराज का चेहरा उस साये के चेहरे के सामने होता है। वो साया एकटक युवराज को ही देखता रहता है। उस साये से एक औरत की आवाज़ आती है, उसने ठीक ही कहा था, अब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते। बस कुछ दिन और फिर तुम हर दर्द से आज़ाद हो जाओगे। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक के साथ कॉलेज के लिए निकल रहे थे। सुहानी रॉबिन के पास जाकर कहती है, रॉबिन, चलें। रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम, युवराज सर ने कहा है कि आज से आप लोगों को बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जैसे जाते थे वैसे ही जा सकते हैं। रॉबिन की बात सुनकर निशा और विवेक खुश हो जाते हैं। वो हर वक्त सिक्योरिटी के साथ रहकर परेशान हो चुके थे, लेकिन सुहानी ये सुनकर चौंक जाती है। वो रॉबिन से कहती है, लेकिन युवराज सर ने ऐसा क्यों कहा? रॉबिन कहता है, अब युवराज सर कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो बस वही जानते हैं। मेरा काम बस उनका ऑर्डर फॉलो करना है। सुहानी निशा और विवेक के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुहानी के बाहर जाते ही रॉबिन युवराज को कॉल करके कहता है, सर, सुहानी मैडम घर से निकल चुकी है और उनको बिना बताए मैंने उनके पीछे कैजुअल कपड़ों में बॉडीगार्ड्स भेज दिए हैं। अपने ऑफिस में बैठा युवराज रॉबिन से कहता है, ध्यान रहे, उन्हें पता ना चले कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं। रॉबिन नर्वस होकर कहता है, युवराज सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। युवराज कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे गार्ड्स की वजह से सुहानी और उसके दोस्त परेशान हो। ये कहकर युवराज फ़ोन काट देता है। वो समझ गया था कि रॉबिन उससे क्या सवाल करना चाहता था, इसीलिए उसने बिना रॉबिन के पूछे उसे उसके सवाल का जवाब दे दिया। इधर कॉलेज पहुंचते ही सुहानी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है।
सुहानी जब अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि वो मैसेज युवराज का था। उसमें लिखा था, मैं 3 बजे तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँगा, फिर हम वहाँ जाएंगे। मैसेज देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज कहाँ जाने की बात कर रहा है। ऑफिस का अपना काम खत्म करने के बाद युवराज सुहानी को पिक करने के लिए कॉलेज की तरफ बढ़ता है। इस वक्त अक्षय भी युवराज के साथ ही था। युवराज उसे रास्ते में कहीं ड्रॉप करने वाला था। युवराज शांत बैठा ड्राइव कर रहा था और अक्षय उसके खामोश रहने की वजह से बोर हो रहा था। अक्षय युवराज से बात करने के लिए कहता है, युवराज, तुझसे एक बात पूछूं? युवराज सामने देखते हुए कहता है, हम। अक्षय एक्साइटेड होकर कहता है, तूने सुहानी को प्रपोज किया? युवराज कहता है, क्यों? अक्षय युवराज को समझाते हुए कहता है, अरे तू उससे प्यार करता है तो तुझे। अक्षय इतना ही कह पाया था कि युवराज उसे टोकते हुए कहता है, तू ये क्यों पूछ रहा है? अक्षय स्माइल करते हुए जवाब देता है, अरे तू मेरा भाई है, पहली बार तुझे किसी से प्यार हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि तूने उसे प्रपोज किया है या नहीं। युवराज आगे देखते हुए कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। युवराज का जवाब सुनकर अक्षय परेशान होते हुए कहता है, मतलब अब तक तूने उसे प्रपोज नहीं किया है? युवराज इस पर कुछ नहीं कहता। अक्षय आगे कहता है, युवराज, मेरे भाई, ऐसे मामले में देर नहीं करते। ऐसा ना हो कि तू वेट करता रह जाए और कोई और सुहानी को पटा ले। यहाँ हर कोई तेरे भाई जैसा नहीं है कि तेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी दे। युवराज एक नज़र अक्षय को देखता है, फिर सामने देखने लगता है। अक्षय आगे कहता है, देख यार, सुहानी बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, उसके आसपास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तू जल्दी उसे प्रपोज कर दे, इससे पहले उसे कोई और ले जाए। अक्षय की ये बात युवराज को लग जाती है, लेकिन वो ये बात अक्षय के सामने जाहिर नहीं होने देता। कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के बाद सुहानी लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी। निशा और विवेक किसी काम से कॉलेज से बाहर गए थे। लाइब्रेरी में आज काफ़ी स्टूडेंट्स थे, जिस वजह से निशा और विवेक ने सुहानी को अकेले वहां रहने दिया था। वो 1 घंटे में वापस आने वाले थे। युवराज के 3 बॉडीगार्ड्स भी सुहानी के 2 डेस्क आगे बुक सामने रखे हुए सुहानी पर नजर रख रहे थे, जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। निशा और विवेक के पीछे भी युवराज के बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। सुहानी अकेले डेस्क पर बैठे अपने नोट्स बना रही थी। लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ाई करते थे और सेकंड फ्लोर में बुक शेल्फ्स में बुक्स रखे हुए थे। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सुहानी को कुछ बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लाने के लिए वो लाइब्रेरी की सेकंड फ्लोर में चली जाती है। सेकंड फ्लोर पर हमेशा की तरह बहुत कम लोग थे। सेंट थॉमस कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। वहाँ इतने सारे बुक शेल्फ में बुक्स अरेंज थे कि उसके अंदर जाने पर वो फ्लोर किसी भूल भुलैया की तरह लगता था। सुहानी सेकंड फ्लोर में जाकर अपने लिए बुक्स ढूंढ रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सुहानी को वो 2 बुक्स मिल जाते हैं जिसकी उसे ज़रूरत थी। सुहानी वापस फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे अपने सामने से तेज़ी से कोई चीज़ गुजरती हुई दिखाई देती है। अचानक से ये देखकर सुहानी डर जाती है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर से बाहर निकलने लगती है, तभी उसके सामने एक बुक शेल्फ से कई सारे बुक्स गिर जाते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही वो बुक्स नीचे गिरते हैं, सेकंड फ्लोर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। ये देखकर सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो समझ चुकी थी कि वहाँ ज़रूर कुछ तो गलत है। अब सुहानी के दोनों तरफ बुक शेल्फ और पीछे एक दीवार थी। सुहानी के सामने एक बुक शेल्फ के सारे बुक्स गिर चुके थे। ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो साया वहीं उसे मारने आया है। सुहानी घबराते हुए अपने हाथ में रखे फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और सामने के बुक्स को हटाने लगती है। जैसे ही सुहानी बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाकर एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर से कोई चीज़ तेज़ी से उसके सामने से गुजर जाती है। सुहानी डरकर अपने कदम पीछे ले लेती है। अब सुहानी को यकीन हो गया था कि वो साया वहीं उसके आसपास है। सुहानी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और भागते हुए सेकंड फ्लोर से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कुछ बुक शेल्फ को पार करती है, एक बड़ा सा बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहां से हट नहीं पाती। तभी कोई सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी तो बच जाती है, लेकिन उसके दूसरे हाथ पर उस बुक शेल्फ के गिरने से चोट लग जाती है। डर और दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। सुहानी उस इंसान को कसकर पकड़ लेती है जिसने उसका हाथ पकड़कर खींचा था। सुहानी एक चैन की सांस लेती है और अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, युवराज सर। इस वक्त सुहानी का मोबाइल नीचे गिर गया था और वहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी।
सुहानी अपने सामने खड़े शख्स को नहीं देख पा रही थी। तभी उसे अपने सामने से एक अनजानी सी आवाज़ सुनाई देती है, आर यू ओके? वो आवाज़ सुनते ही सुहानी को ये समझने में देर नहीं लगती कि सामने खड़ा इंसान युवराज नहीं है। वो तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कदम पीछे चली जाती है। सुहानी हड़बड़ी में इधर उधर देखते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, जिसका फ्लैश लाइट अभी भी ऑन था। सुहानी अपना मोबाइल देख उठा लेती है और फिर अपने खड़े इंसान पर फ्लैश लाइट फोकस करती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, जो एकटक सुहानी को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी सुहानी के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हो। ये देखकर सुहानी उस लड़के के सामने अपना हाथ वेव करती है। सुहानी के ऐसा करते ही वो लड़का अपने होश में आता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, आर यू ओके? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, यस आई एम फाइन, थैंक यू। सामने खड़ा लड़का अभी भी सुहानी के चेहरे से नज़र नहीं हटा पा रहा था। ये देखकर सुहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। सुहानी को वहां से जाते देख वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़ता है, सुहानी को अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और वो अपना हाथ झटककर उस लड़के से छुड़ा लेती है। सुहानी देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी चोट को देखते हुए कहता है, ये क्या हुआ? सुहानी फिर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं देख लूंगी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। वो लड़का सुहानी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास फर्स्ट एड किट है, मैं इसमें दवा लगा देता हूँ। सुहानी उस लड़के को मना करते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें दवा लगा लूंगी, थैंक्स। वो लड़का सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहता है, देखो, अगर तुम सच में मेरे लिए ग्रेटफुल हो तो मुझे मना नहीं करोगी। सुहानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वो लड़का फिर से कहता है, प्लीज़। इस बार सुहानी उसे मना नहीं कर पाती। लाइब्रेरी में बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सुहानी उस लड़के के साथ कैंटीन में चली जाती है। उस लड़के के बैग में एक छोटा सा फर्स्ट एड किट था, जिसे बाहर निकालकर वो सामने टेबल पर रख देता है। सुहानी के हाथ में थोड़ी गहरी चोट लगी थी। वो लड़का सुहानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बाय द वे, आई एम सिद्धार्थ राठौर। सुहानी उस लड़के से मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम सुहानी शर्मा। सुहानी ने अभी तक अपना सरनेम सक्सेना पब्लिक नहीं किया था, इसलिए वो अपना सरनेम शर्मा ही बताती है। वो लड़का बातें करते हुए सुहानी की चोट पर दवा लगा रहा था। ठीक उसी वक्त युवराज कैंटीन में पहुंच जाता है। युवराज सुहानी को पिक करने के लिए वहां आया था। वहां पहुंचते ही युवराज देखता है कि एक लड़का सुहानी का हाथ पकड़े हुए उससे बात कर रहा है। ये देखते ही युवराज को अक्षय की बात याद आ जाती है और वो तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ता है। कुछ आगे जाकर युवराज देखता है कि सुहानी के हाथ में चोट लगी है और उसके पास बैठा लड़का उसकी चोट पर दवा लगा रहा है। युवराज ये भी देखता है कि सुहानी की नज़र तो अपनी चोट पर है, लेकिन वो लड़का बीच बीच में कुछ अलग ही नज़रों से सुहानी को देख रहा है। उसे सुहानी का उस लड़के से दवा लगवाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त युवराज का ध्यान सुहानी की चोट पर था। वहां जाकर युवराज सुहानी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। सुहानी अचानक से युवराज को देखकर चौंक जाती है और कहती है, युवराज सर, आप कब आए? युवराज सुहानी को कोई जवाब नहीं देता। वो सुहानी की चेयर पकड़कर अपने नज़दीक खींच लेता है। युवराज के ऐसा करने से सुहानी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो चेयर को पकड़ लेती है। सुहानी को युवराज का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। युवराज सुहानी का हाथ सिद्धार्थ से अपने हाथ में ले लेता है और उस पर दवा लगाने लगता है। युवराज ने सुहानी का हाथ बहुत संभल कर अपने हाथों में रखा हुआ था, जिससे उसे तकलीफ ना हो, और दवा लगाते हुए वो सुहानी के हाथ में लगे उस चोट को धीरे धीरे फूंक रहा था, जिससे उसे जलन कम हो। युवराज के इस केयर को सिद्धार्थ और सुहानी दोनों नोटिस कर रहे थे, लेकिन युवराज की ये खामोशी सुहानी को परेशान कर रही थी। सुहानी के चोट पर पट्टी करने के बाद युवराज वहां से उठ जाता है। युवराज के उठते ही सुहानी और सिद्धार्थ भी उठकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ एक्साइटेड होकर युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मी युवराज दीवान, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। आपको जानते हैं, आप मेरे आइडल हैं। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूँ। युवराज को अभी भी उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस लड़के को देखते हुए कहता है, बिजनेस टाइकून बनने के लिए मेहनत करनी होती है, ऐसे कैंटीन में बैठने से कुछ नहीं होता।
ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। युवराज के ये रिएक्शन को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा उदास हो गया था, लेकिन युवराज जैसे ही कैंटीन से बाहर जाता है, सिद्धार्थ के चेहरे की उदासी एक डेविल स्माइल में बदल जाती है। वो रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, युवराज दीवान की खूबसूरत कमजोरी, सुहानी शर्मा उर्फ शिविका सक्सेना। कुछ तो बात है इस लड़की में। आया तो मैं युवराज के लिए था, लेकिन लगता है सुहानी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।